नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। दिल्ली की नई आबकारी नीति आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत साबित हो रही है। शराब नीति में कथित घोटाले की जांच में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने शराब ठेकेदारों के देश भर में 30 से ज्यादा ठिकानों पे छापेमारी की है। हालांकि आज ईडी ने मनीष सिसोदिया पर कोई एक्शन नहीं लिया। आम आदमी पार्टी से सिसोदिया को क्लीन चिट के तौर पर देख रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर आप और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने आपसे कई सवाल पूछ डाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के स्टिंग को मजाक बता रही है। सवाल यह है कि क्या ईडी के एक्शन से शराब नीति में कथित घोटाले के राज खुलेंगे? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद के अलावा मुंबई, बंगलुरु और पंजाब में भी ईडी की रेड हुई। ईडी के निशाने पर शराब कारोबारी और वो आरोपी हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं। हालांकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा था, लेकिन ईडी ने सिसोदिया पर अभी कोई छापेमारी नहीं की है। अब आम आदमी पार्टी इसे सिसोदिया को क्लीन चिट के तौर पर देख रही है। सब जगह गई ईडी, टेलीविजन चैनल्स को खबर दी कि मनीष जी के घर जाएंगे, मगर अंततः आखिरी में मुझे लगता है ईडी वालों के हाथ पैर ठंडे हो गए और उन्होंने कहा यहां जाने का मतलब है बेइज्जती कराना है, तो इनको तो छोड़ दो। तो अब छापे चाहे पूरी दुनिया में मार लें, ये बात तय हो गई कि सीबीआई और ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गई है। इधर बीजेपी ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। साथ ही वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन को भी सही ठहरा रही है। जो आज पूरे देश के अंदर जिस तरह कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई भी कार्रवाई उसका समर्थन है और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो शराब के ठेकेदारों ने कह दिया कि जो 12% कमीशन हमें दिया गया, उसमें से 6% अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जेब में गया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को उनके पद से बर्खास्त करो और अरविंद केजरीवाल आपको चीफ मिनिस्टर के पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। नई आबकारी नीति में घोटाले को लेकर बीजेपी आपसे लगातार सवाल पूछ रही है। बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करके केजरीवाल और सिसोदिया पर मोटा कमीशन कमाने का आरोप लगाया है। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। हालांकि मनीष सिसोदिया बीजेपी के स्टिंग को मजाक बता रहे हैं। सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है ये तो। ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आप के बीच अलग जंग छिड़ी हुई है। आपने एलजी पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद एलजी ने आपके 5 नेताओं को कानूनी नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर एलजी ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो जांच से क्यों डरते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर शुरू हुई जंग किस तरफ जा रही है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा या फिर ठोस सबूत भी आएंगे। बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो दावे कर रही है उनमें कितना दम है,
क्या ईडी सीबीआई की जांच में इसे आधार बनाया जाएगा और क्या ईडी के एक्शन में कुछ नया देखने को मिलेगा? तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर, कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक। आपको लगेगा कि इस पूरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का नाम क्यों नहीं है? वो था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन ऐन वक्त तो नाम वापस ले लिया गया। कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन वो फिलहाल इस डिबेट में, इस बहस में शामिल नहीं हो रहे। वैसे एक सवाल तो ये भी उठता है कि क्यों नहीं, बट ठीक है, दर्शकों को जानना जरूरी था तो मैंने बता दिया। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। रवि श्रीवास्तव साहब, स्टिंग ऑपरेशन से बहुत सारी बातें सामने आई। अब वो सच्चा है झूठा है, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। बहुत सारे छापे आज फिर से मारे गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही कि हम भी ऐसा करके दिखा देंगे, हम भी एक स्टिंग दे देंगे। लेकिन पहले भी ये मौका आया कि भाई किसी ने हमारे विधायक खरीदने की कोशिश की, हम फोन सुना देंगे, नाम बता देंगे। अभी ये कह रहे हैं कि स्टिंग आ गया, ये तो मजाक है, हम भी ऐसे 4 स्टिंग दिखा देंगे। लेकिन कभी कुछ दिखाते क्यों नहीं है? विपिन जी, दिखाया था 8 साल पहले दिखाया था। शेर सिंह डागर। अरे सर, अभी की बात, वो 8 साल पहले तो जो होगा होगा, लेकिन अभी जब मुद्दा है तो अभी दिखाएंगे कि 8 साल पहले का एग्जांपल लेंगे हम लोग? विपिन जी, वो भी ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जरूर दिखाया जाएगा। मेरे ख्याल में पार्टी के पास होगा जरूर और दिखाएंगे। अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 20 करोड़ में विधायक बिक रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 277 विधायक अब तक देश में बिके हैं और 5,400 करोड़ रुपए भाजपा ने खर्च किए उसके लिए। तो एक चीज तो ये है। दूसरा, आप अगर कल के स्टिंग की बात करें तो वो पूरा का पूरा बोगस दिखता है, क्योंकि वो एक तरीके का एक अभियुक्त के पिताजी कुछ बता रहे हैं कि किसने कितने करोड़ ले लिए, किसने कितने करोड़ ले लिए, जो पूरा का पूरा बोगस और अविश्वसनीय लगता है। अगर ऐसा है कि वो स्टिंग ऑपरेशन से कुछ साबित करना चाहते हैं तो इस स्टिंग ऑपरेशन को हवाले किया जाए सीबीआई के और ईडी के। वो लोग आगे जांच करेंगे इसको लेकर के, सबूत मान करके, अगर उनको मानना होगा तो। पर जैसे हालात दिख रहे हैं, आपने देखा कि जो सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पे हुई, उसके अंदर एक कागज जो एफआईआर बनाई गई, उसमें लिखा गया कि किसी अरोड़ा ने दूसरे अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए का कोई लेन देन किया, और वो भी सीबीआई को विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा, न कि उसका कोई सबूत मिला। 31 ठिकानों पे तब भी रेड की गई थी, कोई हाथ में कुछ 1 पैसे का कोई सबूत तो दिखाया नहीं गया अभी तक। आज भी 30 स्थानों पे रेड पड़ी है, कुछ दिखाया नहीं गया अभी तक। सच्चाई ये है कि ये सब चीजें गुजरात के चुनाव तक के लिए एक नाटक खड़ा किया जा रहा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि भाजपा बुरी तरह घबराई हुई है। जो मॉडल है भाजपा को, आम आदमी पार्टी ने लिटरली, इसे कहना चाहिए, सड़क पे ला दिया। तो रवि साहब, आप तो क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, क्या ऐसा नाटक खड़ा किया जाएगा तो जनता की समझ में नहीं आएगा कि नाटक है? बिल्कुल, मैं मानता हूं आपकी बात को, मैं इनकार नहीं करता, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब पार्टियां आपस में किसी भी चीज को लेकर के घबराई हुई होती हैं, तो वो या तो काउंटर अटैक करती हैं या उसके ऊपर अपना काम करती हैं। जैसे आपने देखा कि कांग्रेस ने गुजरात के अंदर 300 यूनिट फ्री देने का वादा कर दिया। देखा आपने, आज मोहल्ला क्लिनिक जो है वो तमिलनाडु के अंदर लॉन्च हो गए और नम्मा क्लिनिक जो है वो कर्नाटक में लॉन्च हो गए। तो जो अरविंद केजरीवाल अपना मॉडल पुश कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों को ठीक है सर, ठीक है, हम अभी अपनी उस पर रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपने विषय को, बाद में ये बातें आएंगी। राजीव बब्बर साहब, तमाम छापे हो गए, सीबीआई का हो गया, आज तो ईडी की भी एंट्री हो गई। बात है कि कहीं किसी से 60 करोड़ मिल गए, किसी से 150 करोड़ मिल गए, लेकिन ईडी सीबीआई कुछ ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? देखिए, पहले तो हमें यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के एजेंसीज़ के बारे में कंक्लूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एजेंसी नहीं है, ना आप, ना हम, ना हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ, अभी जो पूरी आपने कहा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पर वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के जैसे बोल रहे थे, तो उनकी अपनी सोच हो सकती है, मैं उसको भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इसमें मोटी सी बात समझने की है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आज दिल्ली की स्थिति बनी है। देखिए, आपने शराब घोटाला किया है, आपकी पॉलिसी सुपर फ्लॉप हुई, जिसको आपने टेलीविज़न पे आके बोला कि बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही मेहनत करके
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सत्येंद्र जैन जी और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और मनीष सिसोदिया साहब हैं, इन सब ने बहुत मेहनत करके ये पॉलिसी बनाई है और इस पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मनीष सिसोदिया की स्टेटमेंट है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी। उसके बाद फिर सीबीआई इंक्वायरी शुरू होती है और आप उस पॉलिसी को वापस ले लेते हो, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। अभी भाई साहब ने कहा कि स्टिंग मुझे गलत दिखता है, बेईमान दिखता है या ठीक नहीं दिखता। बड़ी मज़े की बात है कि जैसे ही स्टिंग आया 24 घंटे के लिए आम आदमी पार्टी जो चारों तरफ से चिल्ला कर बात करती थी, सौरभ भारद्वाज, संजय जी, राघव जी, सारे जी जो थे वो पता नहीं कौन सी बिल में घुस गए। भाई उस स्टिंग में ऐसा क्या था कि आप 24 घंटे टेलीविजन चैनल से बाहर हो गए? अभी भी इनका प्रवक्ता आपके यहाँ पे ऑफिशियल आया नहीं है। कुछ तो संदेह इससे भी दिखता है। मोटी सी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर राजनीति में नैतिकता इस पार्टी ने समाप्त कर दी। अपनी स्टेटमेंट में कब मुकरना है, कब अपनी बात को बदल देना है, उसका कोई स्टैंड नहीं बचता है। मैं आपको अरविंद केजरीवाल के बोले हुए शब्द बता रहा हूं उनकी वीडियो से। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे, आप तुरंत रिकॉर्ड करके स्टिंग करिए, हमें भेजिए, हम उस पर तुरंत एक्शन करेंगे, बाद में जांच करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल टीवी पे लोगों को बोलते रहे। अरे भाई, आज शराब घोटाला में भाई साहब कह रहे हैं उसका पिताजी, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनका संबंध ही नहीं है। अभियुक्त नंबर 12 कंपनी है महादेव लिखकर, अभियुक्त नंबर 13 जो है वो सनी ओबराय है। उसके बाद जो उसके पिताजी हैं उसके साथ 5 कंपनियों में डायरेक्टर हैं। वो सब आरओसी के रिकॉर्ड पे सामने नजर आ रहा है। वो बोल रहे हैं जो भारतीय जनता, मैं उनको सच नहीं मान रहा, लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या पहले दिन से प्रश्न नहीं उठाया कि 2 से 12% कमीशन क्यों की? और उसमें 6% लिया जा रहा है, ये शराब का ठेकेदार बोल रहा है, स्टिंग झूठा है। बड़े मजे की बात है, भारतीय जनता पार्टी आपको बता रही थी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने ठेके दिए हैं पहले दिन से। और हमारी अगस्त 2021 की वीडियो है भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियली, जब पॉलिसी आ रही थी हम कह रहे थे कि ये पॉलिसी कुछ लोगों के साथ साठगांठ करने के लिए पंजाब चुनाव के लिए कर रहे हो। ये तब ना तो सीबीआई थी, ना तब ईडी थी, ना कोई जांच थी, ना कोई घोटाला था, लेकिन आपकी इंटेंशन दिख रही थी कि आप ये बेईमानी करने जा रहे हो। हमारी ऑफिशियल हैंडल पे वो वीडियो पड़ी है। तो ये जो आप दिल्ली में मजाक कर रहे हो, दिल्ली आपसे हिसाब मांग रही है। अरे मदन लाल खुराना जी यहां पर मुख्यमंत्री थे, डायरी में किसी ने नाम लिख दिया था, ना सीबीआई थी, ना ईडी थी, ना कोई जांच थी, आदमी ने इस्तीफा दिया था नैतिकता लेते हुए कि ठीक है जांच करो, मैं निर्दोष होऊंगा, वापस आऊंगा। क्यों नहीं दम भरते? और अगर मनीष सिसोदिया सच्चा है तो दे रिजाइन और बोले जांच होने के बाद मैं वापस आऊंगा। अरविंद केजरीवाल स्टैंड ले। ये बेईमानी करते करते लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ये मॉडल नहीं है, देश का सत्यानाश मॉडल है जिस पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है मुदित अग्रवाल साहब, अगर आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया है तो क्या उनको इसका जवाब जनता को देना चाहिए? वैसे तो वो मिलेगा, लेकिन आप रोज का कभी ये आरोप, कभी वो आरोप, कभी इधर से बात, कभी उधर से बात, हम ये तो नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी अगर इस बात को लेकर उतरी है बाजार में कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, और आपने कुछ अच्छे काम कर दिए जो जनता को शायद समझ में भी आ गए, तो भी इससे यह साबित तो नहीं होता कि आप कुछ गलत नहीं करेंगे। देखिए, पहली बार आप ये कह रहे थे कि आप पार्टी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है इस प्रोग्राम में, वो आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन अनऑफिशियल प्रवक्ता रवि जी यहाँ पे हैं, वो सबको पता है। तो आप पार्टी की बात वो रवि जी के थ्रू हो रही है इस समय, चाहे ऑफिशियल प्रवक्ता ना हो, वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप पार्टी है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। देखिए सिसोदिया जी कल क्या कह रहे थे, पहले वो ये कहते हैं कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी, या तो वो ये पोजीशन रखे कि भाई सीबीआई हमारे अगेंस्ट है, हम पे प्रताड़ना कर रही है, वो ये नहीं कह रहे, कह रहे मुझे क्लीन चिट मिल गई। तो उनको ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो दोबारा से हर चीज को गुमराह करना चाहते हैं। बड़ी अजीब तर्क है, मुझे क्लीन चिट कैसे मिल गई? क्योंकि मेरे लॉकर में कुछ नहीं मिला, मेरे घर में कुछ नहीं मिला। अरे भैया, केजरीवाल जी जब रेड हुई थी ईडी सीबीआई की, उससे 1 महीना पहले से कह रहे थे सिसोदिया जी के घर रेड होने वाली है, सिसोदिया जी के घर रेड होने वाली है। अरे बाबा, इतने बेवकूफ थोड़ा है सिसोदिया जी कुछ अपने घर रखते हैं। तो एक क्लीन चिट की बात कहां से गई, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। दूसरी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कल कही जी, सड़क पे चलता हुआ कोई भी किसी का स्टिंग कर ले, उससे क्या साबित होता है? ऐसे तो मेरे पास हजारों स्टिंग पड़े हैं,
तो क्या सिसोदिया जी ऐसे सड़क पे बैठते लोगों का स्टिंग करते रहते हैं? जबकि रवि जी आज खुद ही मान रहे हैं वो कोई ऐसे सड़क पे चलते हुए लोग नहीं थे। जो अभियुक्त नंबर 13 है सनी मारवा, उसके पिताजी कुलविंदर मारवा जी थे, जिनकी कंपनी महादेव लिकर है, जो 12वें नंबर पे है सीबीआई उसके अंदर चार्जशीट के अंदर। तो ये सोचने की जरूरत है। देखिए, आपको इनसे जवाब पूछो केमिस्ट्री का या जवाब देते हैं मैथ्स का। पूरे आप पार्टी के प्रवक्ता रवि जी को मिला के, केजरीवाल जी को मिला के, सिसोदिया जी को मिला के उनसे किसी भी शराब लिकर के बारे में, शराब की जो माफिया है, ये जो भ्रष्टाचार हो, इसके बारे में सवाल पूछो, वो इस सवाल के अलावा बाकी हर चीज का जवाब दे देते हैं। जैसे कहते हैं ना, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जिसका गुजरात इलेक्शन हो गया, ये अरे भैया इन सवालों के जवाब दो। पहले सवाल थे 144 करोड़ क्यों माफ किए, 30 करोड़ क्यों माफ किए। हाँ सर, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। जब पेंडेमिक में लोग मर रहे थे उस समय ये अपने दोस्तों को कैसे फायदा करे लिकर पॉलिसी का, तो लिकर पॉलिसी बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने, ये प्रूफ कैसे हो जाती है बात, जिसके लिए उन्होंने स्कूलों के पास, हॉस्पिटल्स के पास, धर्मस्थलों के पास, रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने दी। क्यों खोलने दी भैया? इनके दोस्तों का फायदा। उसके अंदर जो राजस्व मिलना था उसको घटा के जो प्राइवेट लोगों का फायदा होना था उसको बढ़ा दिया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दे दिए। 150 करोड़ की लिमिट कर दी सेल में L1 की, कि 90% कंपटीशन वैसे खत्म हो जाए। कुलविंदर जी खुद कह रहे हैं 253 करोड़ मैंने दिए, बाकियों से 500 करोड़ लिए हैं। मैंने कम इसलिए दिया क्योंकि मेरी कच्ची कॉलोनी में थी, वहां पे सस्ती शराब बिकती थी। 2 से 12% होलसेल कमीशन की। अब ये तो जग जाहिर है की ना 2 से 12%। ठीक है, हम शुरू से कह रहे थे कि भाई 6% उसमें से 2 नंबर का केजरीवाल जी के पास जाएगा, वो भी साबित हो गया। अच्छा, एक चीज में रवि श्रीवास्तव जी, एक चीज जिसपे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे और जिसमें बीजेपी का भी रोल है। देखिए, एक कंपनी है ओएसिस ग्रुप, दीप मल्होत्रा जी की कंपनी है जो पंजाब से आए हैं। उन्होंने 2 सिस्टर कंसर्न बनाई हैं और जिस सिस्टर कंसर्न के नाम भी बता देता हूं आपको, वो नाम है नोवा गारमेंट और ओरिजिनल अप्लायंसेस। उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, वो बीजेपी से रिलेटेड कंपनी है। और एक है सोम इंडस्ट्रीज, ब्लैकलिस्ट कंपनी है जिसको ठेका मिला मध्य प्रदेश से। ये दिल्ली कांग्रेस से हमने ये दोनों सवाल उठाए थे अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में। आप EOW वो केस बंद करने को तैयार है, लेकिन मजे की बात है कि वो बीजेपी समर्थित 2 कंपनियां हैं। ठीक है सर, ठीक है, काफी सारी बात हो गई, इससे थोड़ा मुझे लास्ट चीज, आप पार्टी भी चुप है क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो आप पार्टी क्यों नहीं बोल रही उन 2 कंपनी जो बीजेपी से रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है अगर हम इन कंपनी का नाम लेंगे तो हम और फंस जाएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर अलग से साइड नोट पहलू है। ठीक है। यहाँ पर शिवम त्यागी और संजीव कौशिक, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन में रवि श्रीवास्तव जी का जरूर लूंगा क्योंकि बहुत सारे तीर उधर छूटे हैं। अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जो आप पार्टी के, नहीं ठीक है सर, मैं किसी का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं, पर मेरी अपनी जो सोच है वो बताने से आप मुझे रोक नहीं सकते, ना कोई चैनल रोक सकता है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अभी एक मित्र भाजपा के ये कह रहे थे कि ये सीबीआई और ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। उनको बता दूं कि उनके एक बहुत बड़े नेता हैं, वो सिलाई वॉशिंग मशीन से अभी निकले हैं भाजपा में, उनका नाम है दिलीप घोष। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर उनके समाचार पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई के अफसर कुछ लाखों में और कुछ करोड़ों में खरीदे जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलेगा आपको ये। तो मेरा ये कहना है कि वो इस बारे में हमें राय ना दे, मुझे राय ना दे। दूसरी चीज ये है कि जितने भी आरोप है 144 और 30 और ये और वो सारे के सारे इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन है। अभी तक वो आरोप किसी भी ऑथेंटिक एजेंसी ने कागज पे नहीं दिए हैं, और इसको मैं समझता हूं कि पार्टी के लोग जो है वो अब तक कम से कम 10 बार हर चैनल पे जाके एक आरोप का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अगर नहीं लोग संतुष्ट होते हैं तो एजेंसी काम कर रही है अपना, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस के मित्र जो हैं, ये ईडी और सीबीआई के खिलाफ सड़कों पे टायर जलाते हैं, दफ्तरों पे धरने देते हैं, मगर आम आदमी पार्टी पर बात आती है तो आम आदमी पार्टी पर ये बिल्कुल कार्रवाई ठीक हो रही है। ये आपकी जो एक दोहरी नीति है, ये आपको मुबारक हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने नेता को आप बचाने के लिए जो चाहे वो कहिए, मुझे कोई। हमारे नेता तो जाके जवाब देते हैं, वो तो ईडी सीबीआई का जवाब देते हैं, चाहे 55 घंटे देना हो। हम डरते नहीं है क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है।
ये डरते आप लोग हैं, हम डरते नहीं है। देखिए दूसरा जहां तक बात है, सबको पता है ईडी सीबीआई का मिसयूज होता है, लेकिन जो आप पे सवाल है उसके तो आपको ठीक है, ठीक है, ये बात सही है। मैं शिवम त्यागी के पास जा रहा हूं। शिवम त्यागी, अभी तक जो चीज आ रही है, दावा जरूर किया जाता है कि हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन डे 1 से पकड़ लीजिए, जब ये बात निकल कर आई थी और वो एक आर्टिकल से जिक्र आया था कि देखिए दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे स्कूल बनाए, तब से आज तक एक काउंटर स्टेटमेंट आता है, जवाब नहीं आते। और बड़ी इंटरेस्टिंगली विपिन जी, रवि श्रीवास्तव जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा था, जब मैं उंगली उठा रहा था, कि जब आदमी डरा हुआ होता है तो वो काउंटर अटैक करता है, और आम आदमी पार्टी बस काउंटर अटैक ही कर रही है, पिछले कुछ समय से जवाब नहीं दे रही। बहरहाल मैं इस मामले में बब्बर जी की पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड गलत है। केजरीवाल जी का तो नारा था ये कि केजरीवाल के शासन में और दारू बटेगी राशन में। विपिन जी आप यकीन मानिए, एक के साथ एक फ्री, 5,000 10,000 कितने की भी बोतल ले लीजिए, माफ कीजिए मुंबई में भी शायद बहुत महंगी हो, यहां तो मतलब इन्होंने एकदम स्वर्ग ला दिया था सीधा। लेकिन इनकी बेचारों की पॉलिसी बीजेपी वालों ने वापस कराकर जिस तरीके से इस प्रदेश का और देश का नुकसान किया है, ये देश हमेशा याद रखेगा। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है, इसमें कुछ नया नहीं है कि ये मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं या केजरीवाल क्या कहते हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मैं आपको सीरीज ऑफ एविडेंस बताता हूं। आप एक चीज देखें, संजय राउत जब गए जेल, सत्यमेव जयते, आज मैं उनकी तस्वीर देख रहा था, मुझे सहानुभूति है उनसे, लेकिन अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। अनिल देशमुख जेल, सत्यमेव जयते कहते थे वो भी, उनको भी बेल नहीं दे रहा कोर्ट। इसके बाद नवाब मलिक गए, उनको भी केस में ऐसे ही भ्रष्टाचार में गए हुए हैं, अभी तक चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग ही कर रहे हैं। पार्था चैटर्जी 50 करोड़ में गए थे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वही हाल है इनका। उसके बाद आपका सत्येंद्र जैन गए, इनकी पार्टी के, जिनकी याददाश्त खत्म हो गई है आजकल, उनको कुछ याद नहीं रहता, वो भी चक्की पीस रहे हैं, अभी तक उनको बेल मिली नहीं है। विजय सिंगला पंजाब के हैं, वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी चक्की पीस रहे हैं, उनको भी अभी तक बेल नहीं मिली। जब ये इतने सारे बंच ऑफ भ्रष्टाचारी, जब ये आज तक यही कहते हैं, इनका ट्विटर भी कोई उनका परिवार से चलाता रहता है कि सत्यमेव जयते, अरे सत्यमेव जयते कब होगा कोर्ट में? आप ये तक नहीं बता पा रहे कि आपको बेल मिल जाए, आपको इतना ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की बात हो या फिर बात हो आपकी इनके स्वास्थ्य मंत्री की, मनीष सिसोदिया जी की, कोई रेलेवेंस नहीं है इनकी बातों में। ईडी और सीबीआई के रडार पर है, जवाब अब तक दिया नहीं। गुजरात का इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन है, 4% वोट बढ़ जाएगा, 7% वोट बढ़ जाएगा, पता नहीं 60-70 करोड़ रुपए यहां पर इन्होंने एक और नया काम किया कि अपना जो है बहुमत साबित करने में दे दिया, कोई इनसे पूछ नहीं रहा। दिल्ली असेंबली का मंच उठाकर उस पर इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए जबरदस्ती का असेंबली सेशन बुला लिया। अरे 7-8 विधायकों की पार्टी बीजेपी, उसने आपसे मांगा था क्या ये? लेकिन नहीं, देश को पैसों का चूना लगाना, लगाइए। बहरहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि ये जो आदमी है जिसका स्टिंग ऑपरेशन किया है, ऐसे तो मेरे पास भी कई 100 पड़े हुए हैं, लाके दे दूंगा। मैं यहां पर आपको एक ऑफर देता हूं, रवि जी, और आपका तो अच्छा खासा ऑफिशियल अनऑफिशियल आम आदमी पार्टी से काफी अच्छा संबंध है, तो आप अरविंद केजरीवाल जी से कहिए ना कि वो जो डीलर है, वो जो शराब डीलर का पिताजी हैं, कुलविंदर जी जो हैं, उनको बुलाकर अपने आम आदमी पार्टी के दफ्तर बुलाकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए ना कि ये स्टिंग ऑपरेशन गलत है, मैं ये हूं नहीं, मैंने झूठ बोला। केजरीवाल जी बहुत शानदार इंसान है भाई, लाइसेंस आपने दिया था, पैसे आपने लिए थे, दोस्त आपका है वो, 12 में से 6% वो आपको देने की बात तय हुई थी, तो उनको अपनी नहीं तो उनको पार्टी में बुलाकर उनसे जो है कहलवा दीजिए कि ये गलत है, फर्जी है, स्टिंग ऑपरेशन मैं नहीं हूं। ये नहीं कहलवा पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि हमाम में सब ऐसे ही हैं, चोर हैं सारे। अब दिक्कत इस बात की है कि जवाब बन नहीं रहा, इधर उधर की बातें करते हैं। बहुत सीधा सा ओपन एंड शट केस है, 2% से कमीशन 12% ले गए। अब व्यापारियों के जो अरविंद केजरीवाल जी से इतनी मोहब्बत तो है नहीं कि उनको फ्री में 10% एक्स्ट्रा दे देंगे, 6% वापस ले लिया क्योंकि उससे चुनाव लड़ने हैं, विज्ञापन देने हैं, तमाम तरह की चीजें। जब पकड़े गए तो आज चिल्ला रहे हैं। बहुत साफ बात है, दोनों संस्थान है, अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे, चीजें फाइल करेंगे, आगे कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद आप जवाब देते रहिएगा। लेकिन ये एक बहुत सच्ची, पहली बार आम आदमी पार्टी इतने बुरी तरीके से एक्सपोज है कि छोड़ दीजिए सही और गलत, ये जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। भाई हमें जवाब चाहिए लिकर पॉलिसी और इस भ्रष्टाचार पर। ये गुजरात पहुंच जाते हैं, अभी दिल्ली रहिए, दिल्ली में जवाब दीजिए, गुजरात चले जाना बात। जी संजीव कौशिक साहब, क्या ये एक ढाल बनती है बार बार कि गुजरात का चुनाव है, बीजेपी डर गई है, बीजेपी चुनाव हार रही है और इसीलिए ये हमारे पीछे पड़ी है? विपिन जी, एक शब्द अभी सुनने को मिला, शिवम भाई बोल रहे थे बंच ऑफ भ्रष्टाचारी।
ये दूसरे पार्टियों के बंच ऑफ भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में कहीं मुख्यमंत्री हैं, कहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और दिख भी जाएंगे ये बंच ऑफ भ्रष्टाचारी। दूसरी बात, मूल मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, शुचिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के ऊपर जब ये आरोप लगा तो दिल्ली के साथ साथ पूरा देश सन्न था। लोग जानना चाहते थे कि वाकई भ्रष्टाचार हुआ है क्या, और सचमुच में यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह जेल ही हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो रास्ते बनाए हैं और राह ठानी है, सीधा दिखाई दे रहा है कि मामला सड़कों पे उतरता हुआ राजनीतिकरण होता हुआ इसका दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एलजी के माध्यम से सीबीआई जांच कराई, जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। लेकिन उसके बाद जो तमाम तरह के उपक्रम उन्होंने शुरू किए, सड़कों पर लोगों का उतर जाना, महिलाओं का उतर जाना, ये स्टिंग ऑपरेशन कराना, राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाना, राष्ट्रपति शासन तक लगाने की बात करना, हाथ तोबा मचाना। अरे साहब, जो जांच हो रही है, जांच करने दीजिए। कहाँ भागा चला जा रहा है एक आदमी? सारे लोग चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन उस सच के आड़ में आप ये कहते हुए कि हम भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं, किसी पार्टी को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, समझ रही है वो सारी बात कि आप करना क्या चाहते हैं। जो पार्टी कह रही है कि हम बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, स्वास्थ्य फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, अपने राज्य की महिलाओं को बस फ्री देते हैं, उसको आप कह रहे हैं कि आप शराब फ्री दे रहे हैं। अरे साहब, राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आता है उस क्षेत्र से, कैसे कोई अपने राजस्व, लेकिन राजस्व तो घट गया। अगर आप इस शराब नीति, एक मिनट सर, संजीव जी, अगर वो पूरा मैंने लेखा जोखा यहाँ कुछ स्क्रीन के लिए तो नहीं बनाया, लेकिन जो अब तो सब जगह अखबारों में छपा है, सब जगह है कि एक्साइज ड्यूटी उसमें कमी हुई, शराब जो है महंगी हुई तो खरीदार के लिए महंगी हुई, लेकिन जो उसमें बढ़ा वो था प्रॉफिट मार्जिन, वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा ना। देखिए, शराब की मैं उसी पे आ रहा था, वो आबकारी नीति। अरे सुनिए तो सही साहब, बोलने तो दीजिए, जब इतना देर सुने हैं तो हमें भी सुन लीजिए। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो आबकारी नीति कंटिन्यू होता, सरकार जीतती, निश्चित तौर पे यदि उसको हानि होता सरकार चारों खाने चित होती, लेकिन उसको तो आपने जारी रहने ही नहीं दिया। पहले ही से आपने इस तरह का प्रभाव बनाना शुरू कर दिया, धमकियां देना शुरू कर दिया, एक्सटॉर्शन मनी की बात होने लगी, व्यापारी जो थे वो हाथ खड़े करने शुरू कर दिए कि हम ये काम नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो नीति वापस लीजिए। पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने तो कभी कहा ही नहीं कि हमने कोई गलत नीति बनाई थी, उसको चलने तो देते, इस लायक तो आपने छोड़ा ही नहीं। अब सवाल ये है कि उस लायक आपने छोड़ा चलानी थी। अरे कमाल है, सरकार तो आप पार्टी के, उसको चलानी थी नीति, चेंज उन्होंने की, यही तो कह रहा हूं भैया। पहले से उसके जो लोग भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, जो बिजनेसमैन, एक व्यवसायी जो व्यवसाय करना चाहता है, वो सिर्फ व्यवसाय करके अपना मुनाफा कमाना चाहता है, वो पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता, वो सीबीआई के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, वो धमकियां नहीं सहना चाहता, वो नहीं चाहता कि वो अपना काम करना छोड़ करके कहीं और चक्कर लगाना शुरू कर दे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो रास्ते ठान लिए थे, प्रताड़ित करने का जो प्रयास कर रहे, एक लाइन में आप बताइए, इतने ईमानदार लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो इसका ये मतलब है कि अब सीबीआई और इनका काम ये रह गया कि वो जाके व्यापारियों को धमकी दे सरकार की तरफ से। अरे साहब, जब एक चुने हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एलजी साहब के नीतियों से हमें आबकारी नीतियों की वजह से उसमें, ये तो मुदित जी भी नहीं मांगेंगे जो कि बीजेपी के घोर विरोधी हैं, वो भी नहीं मानेंगे इस बात को कि सीबीआई जाके व्यापारियों को धमकाएगी। घाटा हुआ। एक बात बताइए ना, जब मनीष सिसोदिया ये बात कह रहे हैं कि एलजी साहब के नीतियों के परिवर्तन करने की वजह से एक रात पहले हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और किसको फायदा पहुंचाया गया, इसकी जांच कराई जाए, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, उसके बारे में सन्न रह जाता है। एक उप मुख्यमंत्री आरोप लगाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन लगातार ये चल रहा है। आज से ईडी दौड़ाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। चलिए राजीव बब्बर साहब, मेरी आपसे, संजीव जी, मेरा एक सवाल है। जी बोलिए ना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ शिवम भाई, आप भी पूछिएगा। राजीव जी, देखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट मैं अपने मित्र की जानकारी बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है, पॉलिसी के बारे में बड़ा क्लेम सिसोदिया ने किया था कि हम रिसर्च करके इस पॉलिसी को लाए हैं। जब मैन्युफैक्चरर्स को आपने रिटेलिंग का हक दिया और उन्होंने फ्री बांटने शुरू करे, तो आपके जो बाकी जोन थे वो भागने शुरू हुए, रेवेन्यू का नुकसान हुआ, शराब की जो सरकारी दुकानें आपने बंद की, वो सारा का सारा मुनाफा आपने प्राइवेट लोगों को हाथ में दिया,
वो कुछ चंद लोगों को लाभ मिला। ये डाटा बोल रहा है, ये मैं बीजेपी के नाते नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा बोल रहा है। तो पहले अगर आप जब डाटा को पढ़ लेंगे तो फिर आप इस तरीके की जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि सीबीआई ने धमकाया, रुकिए सुनिए मेरी बात, सीबीआई ने धमकाया इसलिए पॉलिसी वापस ले ली। नहीं भाई, तुम्हारी पॉलिसी में तुमने भ्रष्टाचार किया, तुमने पैसे लिए, कुछ से पैसे मिल गए, कुछ से नहीं मिले, और उसके कारण से आपका ये जो आपका गुब्बारा था वो फट गया। इसलिए उसकी बात को आप सीबीआई पे नहीं डाल सकते। बेईमानी आप करोगे, चोरी आप करोगे, चोरी और उसके बाद सीना चोरी, चोरी के बाद सीना चोरी। एक चीज आप रिसर्च करके लाए जो बहुत अच्छी है, उसके बाद वो फुस हो गई और उसने दूसरे ने कर दी। परमिशन लीजिए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एमसीटी से परमिशन लीजिए, उसके बाद में आप उन राजनीतिक प्रश्न उठाए कि भैया तुमने ब्लैकलिस्ट कंपनीज को क्यों लिया, ये राजनीतिक प्रश्न है। 2 से 12% कमीशन करा, आज सिद्ध हो रहा है बीच में 6% आपने खाया, ये राजनीतिक प्रश्न है भाई, हम पूछेंगे। मैं सीबीआई ईडी क्या कर रही है उसका मेरा लेना देना नहीं है, वो सीबीआई का प्रवक्ता या ईडी का प्रवक्ता बताएगा। मैं तो राजनीतिक दल के हिसाब से पूछ रहा हूं, जिस पॉलिसी को आपने इतना अच्छा पॉलिसी बनाई थी, तो फिर क्या हुआ उसको? कभी सड़कों पे आते हैं, कभी घेरते हैं, कभी कार्यालय को घेरते हैं। अरे भाई, अगर राजनीतिक दल दिल्ली के अंदर आप चोरी करेंगे तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। दिल्ली में विपक्ष कौन है बताइए? दिल्ली में हम विपक्ष हैं, हम विपक्ष का आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। मुदित अग्रवाल भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। मुदित, शराब माफिया के साथ मिल रहे हैं, आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो दिल्ली की आवाज उठाएगी। ठीक है राजीव जी, ठीक है। मुदित अग्रवाल, देखिए राजीव जी और संजीव कौशिक जी बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। ये तो केजरीवाल जी को लगता है उनके प्रवक्ता हर चीज में क्लीन चिट दे रहे हैं। यही केजरीवाल जी थे, आरोप लगाते थे और भाग जाते थे, कहते थे आरोप लगा, रिजाइन करो, अभी रिजाइन करो। इन्होंने ये कहा था अगर मेरे किसी मिनिस्टर पे कोई भी एलिगेशन लगता है, पहले वो रिजाइन करेगा, जब वो छूट के आएगा तब उसको मंत्री पद दोबारा से मिला जाएगा। ये केजरीवाल जी के अपने स्टैंडर्ड है। वो खुद ही कहते थे स्टिंग करो, मुझे दो, मैं एक्शन लूंगा। तो उनको ये स्टिंग है, भाई एक्शन ले। सिसोदिया जी तो कल ये मानने को तैयार नहीं, वो तो कह रहे पता नहीं किसका स्टिंग है। सिसोदिया जी को नहीं पता वो कौन है स्टिंग में, कुलविंदर मारवा जी हैं। आप कैसी बातें करते हैं संजीव जी? संजीव जी ध्यान से सुनिए, संजीव जी जरा शांति से सुनने की हिम्मत रखिए, जरा हिम्मत रखिए सुनने की। सिंह को सही मान रहे हैं? देखिए आप सुनिए, आप जरा सुनिए एक सेकेंड, जरा सुनिए संजीव जी। मैं तो जो केजरीवाल जी पहले कहते थे, मैं तो उनकी कथनी और करनी में फर्क बता रहा हूँ। दूसरा, जहां तक रेवेन्यू की बात है, जहां तक रेवेन्यू की बात है, आपको पता है 90% कमी आई है रेवेन्यू में, 90% कमी आई है रेवेन्यू में। वो खुद ही कल बता रहे थे मारवा जी कि हमें तो भैया 10% ऑफ गवर्नमेंट को देना पड़ता है, बाकी हमारा है 20% हमारा। कुछ भी करें। देखिए यार रवि जी स्टिंग को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं रेवेन्यू का। पहले विपिन जी, कांग्रेस पार्टी अजीब दुविधा में फंसी हुई है। अगर ये माननीय प्रवक्ता थोड़ा शांत होंगे तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है। देखिए महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुदित जी एक मिनट, मुदित जी रुकिएगा, इनकी बात सुन लेते हैं। मुदित जी एक मिनट। जिन लोगों ने कानून का एक भी शब्द पढ़ा है, एविडेंस एक्ट का, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आरोपी होता है उसके बयान की कोई कीमत नहीं। आरोपी का बयान किसी मतलब का नहीं होता, उसका कोर्ट भी कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता, क्योंकि आरोपी अपने आप को कभी भी झूठा नहीं बताएगा, वो अपने आप को ही सच्चा बताएगा। दूसरी बात, इस पूरे केस के अंदर अभी तक कोई भी क्विड प्रो को या मनी ट्रेल कभी भी दिखाई नहीं दी है, ना साबित हुई है, ना कुछ उसका पता चला है। दूसरी चीज एक मैं कहना चाहता हूं कि जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस पर पब्लिक डोमेन में सवाल नहीं पूछे जाते। अगर पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछिए प्रधानमंत्री ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर क्यों कम की, पूछिए उनसे भी सवाल जा करके। ये तो एक पॉलिसी है, पॉलिसी के सवाल पूछने का मतलब ये है कि आप आप इंक्वायरी करवाइए। जो सरकार निर्णय लेती है उनको पब्लिक डोमेन में आप डिस्कस नहीं कर सकते। आप बोलिए तो ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक डोमेन में पॉलिसी डिस्कस नहीं हो सकती। सर विपिन जी तो कहना चाहते हैं भाजपा वाले कि जैसे हम करप्ट हैं वैसे ही सारे करप्ट हैं, यही उनका स्टैंड है। वैसे ही आप करप्ट हैं, वैसे ही आप आदमी करप्ट हैं।
अब उसका जवाब दे रवि श्रीवास्तव जी। केजरीवाल जी खुद कहते थे कोई पॉलिसी जिससे लॉस टू एक्सचेकर होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू करप्शन, ये बोलते थे। 2G में भी ये बोला था। आज उनका स्टैंड चेंज हो गया सारा क्या? अरे भाई 2G में तो आप सारे छूट गए। ठीक है सभी लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। शिवम ने बहुत उस समय में पूछा था। शिवम त्यागी, आप अपने सवाल के साथ अपनी बात भी रख दीजिए। ठीक है 1 मिनट। शिवम त्यागी, कहना चाहता हूं कि रवि जी ने कहा कि आरोपी का बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता क्योंकि आरोपी तो कभी अपने आप को आरोपी कहता ही नहीं। एग्जैक्टली अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने आप को कैसे कह देंगे कि वो गलत हैं? वो तो कह ही नहीं सकते। और आम आदमी पार्टी होने के नाते आप भी नहीं कह सकते क्योंकि आप भी आरोपी हैं। आप भी तो आरोपी है ना। अब आप अपने आप को तो गलत कहने से रहे, लेकिन एजेंडा दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे। बार बार मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आपने मेरी पहली बात का भी जवाब नहीं दिया, आप सुनिए ना प्लीज। अगर आपको लगता है कि आरोपी जो है वो गलत बोल रहा है तो उसको लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करा देते? प्रभु ले आइए ना मारवा के पिताजी को और बता दीजिए इस देश को। और एक और चीज, और प्लीज अब आप सुनेंगे नहीं। रवि जी सुन लीजिए 1 मिनट, बहुत देर बाद गया उनके पास। रवि जी सुन लीजिए। एक सवाल का मैं बीच में चिल्ला नहीं रहा था। रवि जी सुन लीजिए ना उनकी बात। मैं बहुत देर बाद गया। भागे जा रहे हैं पड़ा हुआ है रवि श्रीवास्तव। आ जाना किसी दिन, अच्छे से समझा देंगे। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए। ये कहते हैं कि पॉलिसी डिसीजंस पर जनता में और देश के बीच में बात नहीं होती। ये ऐसा देश है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बने ना बने, कहां बने, क्यों बने, ना बने, उस पर भी इस देश के मीडिया में बहस हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल के भगवान राम से भी बड़े हैं क्या? उनका डिस्कशन, पॉलिसी डिस्कशन नहीं हो सकता? होगा और यही होगा। और जवाब देना पड़ेगा। अगर ये लिकर अभी कल तक तो ये बोल नहीं, फिर बीच में चिल्ला रहे हैं। ये इचिंग है क्या इनको? माना वर्बल डायरिया एक बीमारी है। मैं आपसे जवाब ले लूंगा ना, आप सुन लीजिए। दिस इज अनफेयर। मैंने सीधे 2 जवाब मांगे हैं इनसे। एक कि देखिए शराब माफिया भी इनके ही थे, पॉलिसी भी इनकी थी, सरकार भी इनकी थी। अगर उनके पिताजी आ जाकर ऐसा बोल रहे हैं तो वो उनको बुलाकर क्लैरिटी क्यों नहीं दिलवा देते इस देश को? और दूसरी बात ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आरोपी अपने आप को कभी आरोपी बताता नहीं। अरे विपिन जी 30 सेकंड। अरे रवि जी बोलने दीजिए ना। चलिए ऑडियो आप ही का दे, शिवम जी का ऑडियो। 30 सेकंड भी नहीं सुन। ये एक तो ना केजरीवाल जी और उनके साथियों का ये मॉडस ऑपरेंडा हो गया है कि बस एक कैमरा अपने सामने रख के बैठ जाते हैं और आके एडवर्टीजमेंट की तरह बातें करना शुरू कर देते हैं। रवि जी आप अभी केजरीवाल जी नहीं बने, डिबेट में सवाल जवाब करिए। अपने मौके पर मैं बोल रहा हूं, अपने पर आप बोलिएगा। बड़ी सीधी बात है। अगर एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं है तो अपने जो लोगों को ये कह रहे थे बीजेपी सीबीआई का और ईडी का डर दिखा दिखा के बिजनेसमैन को परेशान कर रही है, वही बिजनेसमैन आज इनकी पोल खोल रहा है। तो उस बिजनेसमैन को ले आइए ना जनता के सामने, करवाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस, करवाइए। इन पिताजी ने जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन पे हाँ किया, इनको लाते क्यों नहीं? ले आइए। विपिन जी मेरा सवाल आप पूछ दीजिए रवि जी से कि ये गलत है क्या? चलिए तो मैं ब्रेक पे जाऊं उससे पहले रवि जी क्विकली 30 सेकंड में। देखिए ये श्रीमान जो चाहे वो कहें, इनके सवालों का जवाब देना मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। इनका सवाल सिरे से ही गलत है। मैं आरोपी को क्यों पूछूं जाके? मैं आरोपी को क्यों पूछूं जाकर के? आरोपी को जांच एजेंसी पूछेगी, जांच एजेंसी पूछेगी। भाई मैं क्यों पूछूं जाकर के? आप तो पूछ रहे हैं तो पूछाइए जाके, आप उनसे मिले हुए होंगे। लेकिन एक बात तो सही है रवि जी, ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल साहब का ही है बाकायदा। वो तो खूब काट के बाइटें चली थी, खूब चली थी कि आप बस आपको कोई गलत काम लगे आप एक स्टिंग बनाइए और मुझ तक भेज दीजिए। एक स्टिंग तो हो गई ना, कम से कम उस पर एक लाइन ही बोल देते। अरे बाइटें तो प्राइम मिनिस्टर की भी चली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबसे पैसे खा के। देखिए अब 2 चीजें हैं। ठीक है, अगर ये वॉट अबाउट री करनी है तो फिर तो हर चीज का जवाब नहीं होगा। वो भी बाइटें बहुत चली थी, क्या हो गया उसका? रवि जी अगर एक स्टेटमेंट की तुलना दूसरे स्टेटमेंट से करनी है तो फिर तो गोली गोल घूमेगी। हम 2 घंटे बहस कर लें कि 10 घंटे बहस कर लें। ठीक है वो गलत था तो ये भी गलत है। चलिए आपके हिसाब से वो गलत था तो ये भी गलत मान लीजिए। सब गलती। अरे भाई पहले तो जुमला फेंकते रहे, कभी 15 लाख। नहीं रवि जी अब देखिए अब पीछे तक चली जाए। नहीं गिल्टी। देखिए उनको जनता ने 2 बार विश्वास दिया अपना। एक बार 67 सीटें दी, एक बार 62। बिल्कुल इसीलिए तो ये सवाल है। जनता समझती है, जनता को मालूम है कि ये भाजपा की कोरी चालें हैं, बेईमानी है,
धोखाधड़ी है, एजेंसियों का मिसयूज है, इसलिए जांच होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, इसी बात पे मैं छोटा ब्रेक ले रहा हूं, हार्डली 1 मिनट का ब्रेक। भाजपा क्या मिसयूज करती है एजेंसियों का? आप बार बार आके यही कहते हैं इनकी चाल है, ये ईडी और सीबीआई को अपने लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन उनसे भी बात पूछेंगे। छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है दिल्ली की, जहां पर हमने कहा कि अब सीबीआई के बाद ईडी की भी एंट्री हो गई और बहुत कुछ हुआ, स्टिंग ऑपरेशन भी हो गया, छापेमारी भी हो गई और उसी पे बातचीत है। लेकिन आपके प्रवक्ता आज हमारे बीच में नहीं है, और लेकिन बातचीत फिर भी जारी है। तो बब्बर साहब, बात पे ये बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई, आप तो बात वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आप व्यापारियों तक को धमका रहे हैं एजेंसियों के जरिए, और ये सवाल पूछने पे आप मेरे घर तो नहीं भेज देंगे ना ईडी सीबीआई? रवि जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, अभी वो पहले तो इंडियन एविडेंस एक्ट समझा रहे थे और दूसरी बात में कह रहे थे कि सीबीआई और ईडी को मनी ट्रेल नहीं मिला है। मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है ये सीबीआई ईडी के साथ खुद इंक्वायरी कर रहे होंगे, इनको फाइल चार्जशीट आने से पहले इनको सब पता है। तो वो क्यों पता है वो मुझे पता नहीं, वैसे वो एविडेंस एक्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे प्रश्न बहुत सिंपल हैं साहब। जब कमेटी ने कहा कि 0.5% कमीशन इज़ ओके, तो आपने कमीशन 2% से 12% क्यों किया? क्या हुआ था? क्यों किया? इसका उत्तर कोई नहीं दे रहा है। क्यों किया आपने? शराब व्यापारियों का कमीशन इतना क्यों बढ़ाया? शक होना जायज़ है कि नहीं है? आम नागरिक से आप पूछ लीजिए। अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने ठेके दिए हैं और अब जो शराब डीलर है वो खुद बता रहा है, स्टिंग में बता रहा है कि एयरपोर्ट का ठेका इधर तो ब्लैक लिस्ट को दे दिए दूसरे जोन, लेकिन एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ मिल रहे थे सरकार को, लेकिन उसको कहा कि तू ब्लैक लिस्ट है और 150 करोड़ वाले को दे दिए। अब ये बुनियादी प्रश्न अगर आ रहे हैं तो उसके उत्तर राजनीतिक दल विपक्ष होने के नाते हमको लेने हैं ना भाई। तुमने कहा कि हमने रिसर्च करके पॉलिसी लाए, हमारी पॉलिसी इतनी परफेक्ट है, हमने पूरा इनकलाब कर दिया है शराब में भी, ऐसा आपने क्लेम किया, मैंने नहीं क्लेम किया, आपने कट्टर ईमानदारी क्लेम करी ना। अब आपको उत्तर देना पड़ रहा है कि भाई ये क्या घपला हो रहा है, क्यों ये स्टिंग सामने आ रहे हैं? उसका उत्तर ना तो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता देता है पहले दिन से, और ना ही हमारे जैसे रवि जी जो सो कॉल्ड प्रवक्ता हैं वो देते हैं। अरे भाई, दिल्ली की जनता होने के नाते हमारा अधिकार है और विपक्ष होने के नाते हमारा अधिकार है। हम तो अपने डोमेन के प्रश्न पूछ रहे हैं। इंक्वायरी एजेंसीज क्या करेंगी, चार्जशीट में क्या होगी? हो सकता है रवि जी को सीबीआई और ईडी रात को बताती हो सारी बातें, इनका कोई संपर्क होगा, हमें तो नहीं पता है। तो हम तो सिर्फ ये बुनियादी प्रश्न पूछ रहे हैं पहले दिन से, ये जो मोटा माल खाया है ये किसने खाया है? आपकी छतरी के नीचे किस किसने मोटा माल खाया है, यही तो पूछ रहे हैं हम। वो मोटा माल को कौन ले गया ये हमें बताइए, दिल्ली का नुकसान क्यों हुआ ये हमें बताइए, ये नहीं बता। और 144 करोड़ वाला प्रश्न उठाना बंद कर दिया क्या आजकल आप लोगों ने? नहीं, 144 करोड़ के प्रश्न तो 144 बार पूछ चुके साहब, आपके चैनल पे भी 144 बार पूछ लिए। लेकिन और इसके साथ में मैं तो एक छोटी सी बात और भी पूछता हूं जी। दिल्ली का व्यापारी उस समय कोविड में रोता था कि मेरे को जीरो बिल आ रहा है, मैंने दुकान नहीं खोली, लेकिन तुमने मिनिमम चार्जेस बिजली के मुझसे ले रहे हो, माफ नहीं कर रहे। हाथ जोड़ के व्यापारी कहता था मेरे वो मिनिमम चार्जेस माफ कर दो। अरे यार, तुम मिनिमम चार्जेस माफ नहीं किए दुकानदारों के और तुमने 144 करोड़ माफ कर दिया कोविड के कारण शराब माफ। रवि जी, अरे कोई ये बुनियादी प्रश्नों के उत्तर मांगना गलत थोड़ा ना भाई, ये तो पूछेंगे ही ना। इनको बता दो, इनकी अभी एक सरकार बनी है महाराष्ट्र में, पता नहीं कितने दिन चलेगी वो तो। अरे रवि भाई जो उत्तर दे दो ना, इन्होंने हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मेरे 5 प्रश्न। रवि जी ये बात तो सही है। देखिए हम चले जाएं जुमले पे, हम चले जाएं महाराष्ट्र पे, लेकिन अगर एक सवाल आया तो पहले तो सवाल का उत्तर देके आपको जहां जाना है आप वहां चले जाना। और 144 चलो उसके बाद आप जाओ दूसरी सरकार में जाओ, तीसरी सरकार। रवि जी जवाब आपको जवाब सुनना ही नहीं है तो मैं जवाब क्या दूंगा? नहीं दीजिए, फिर आप उधर जाएंगे तो कोई भी बोलेगा बीच में। बोलिए ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे सुनिए आप, कि आपकी सरकार ने 385 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनी के माफ किए बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई में। और सुनिए आप, नहीं लेकिन रवि जी इससे ये बात कैसे सही हो जाती है कि उन्होंने अगर किए तो आपने किया वो भी सही है? वो मैं खाली उदाहरण के लिए बता रहा हूँ
ऐसे सवालों के कोई जवाब नहीं है। नहीं, मैं तो रवि जी सुनिए, ऐसे सवाल सुनिए, ये सवाल रवि जी एक मिनट, रवि जी एक मिनट, ये सवाल जो 144 करोड़ वाला स्टिंग ऑपरेशन को भी एक तरफ रख दीजिए, बाकी सारी चीजें, लेकिन जो 144 करोड़ वाला सवाल है ना, ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि देखिए ये तो डोमेन में है, इसमें कोई ईडी सीबीआई की जरूरत नहीं है, तो आम आदमी पार्टी भी मानती है कि हमने माफ किए हैं। मूल प्रश्न इसमें यह है सर कि एक ऐसे समय पे जब एक खराब समय चल रहा था, उस समय ठीक है आप किसी और का माफ करते अलग बात थी, लेकिन एक शराब वाली कंपनियों का, मुझे नहीं लगता कोई भी शराब की कंपनी या शराब के ठेकेदार या शराब के कारोबारी इस देश में ऐसी दयनीय स्थिति में होते हैं कि आपको उनको करोड़ों की माफी देनी पड़ जाए कि हाँ भाई आप समझ जाइए आपका धंधा खराब ना हो जाए तो 144 करोड़ हम माफ करते हैं। जांच का विषय है, जांच के विषय में अगर इस बारे में कोई रिपोर्ट फाइल होगी, चलिए आपने इतनी बात तो मानी, कोई सीबीआई इंक्वायरी होगी तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। ट्रेल को कैसे डिक्लेयर कर दिया भाई? मनी ट्रेल सर, मनी जी जी ठीक है चलिए उन्होंने इतनी बात तो मानी कि जांच का विषय कम से कम, इसका उत्तर आपने पहले कंक्लूजन दे दिया है। ठीक है यहाँ पर एक और सवाल है, उसके लिए मैं जा रहा हूं संजीव कौशिक साहब के पास कि एलजी साहब पे आरोप लगाए, अब उन्होंने जब नोटिस भिजवाया है 5 नेताओं पे, अब वहां पे चुप्पी है, अभी तक कोई जवाब मैंने तो नहीं सुना है। नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से उसके लिए भी जवाब जाएगी। देखिए शुरुआती दौर से हमारा मानना यही है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखें और राजनीति ही हो रही है, और हमारे बातों की तस्दीक यहाँ बैठे हुए मोदी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे मोदी जी। और राजीव बब्बर जी ने कहा कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीति कैसे नहीं करेंगे। मैं यही जानना चाह रहा था और देश की जनता को भी यही सुनाना चाह रहा था कि ये खुलेआम कह ही रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति तो हो ही रही है। अब जहां राजनीति हो रही है वहां किस तरह के आरोप भी लगाए जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। तो खुलेआम तौर पे जो भ्रष्टाचार के ऊपर ये वार करने की बात कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार एक बहाना है। हमने शुरुआती दौर में ही कहा कि कई भ्रष्टाचारियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसका नाम गिनाया जाए तो पता चलेगा कि सारे भ्रष्टाचारी उन्हीं के पाले में बैठे हुए हैं। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यशैली है, एक अपनी पीड़ा है, दिल्ली में एंट्री नहीं हो पा रही है और लगातार की कोशिश जारी है, एक पैठ बनाने की भी कोशिश है। अब कांग्रेस कैसे ये बात नहीं समझ पा रही है। एक बात संजीव जी, क्योंकि आप तो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आम आदमी पार्टी जो अभी आप भी कह रहे थे कि बहुत ही शानदार उन्होंने किया, 2 टर्म में आए बिल्कुल और शानदार तरीके से आए, कौन नहीं जानता, इतने विधायक लेके आए। अगर उनके खिलाफ ऐसा कोई करेगा और उसमें कोई तथ्य नहीं, आधार नहीं, तो बैकफायर कर जाएगा। इतनी राजनीति तो हर पार्टी समझेगी और नुकसान हो जाएगा। बैकफायर कर ही रहा है ना। इनको समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस चीज को लेकर के हमने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, जो राग हमने छेड़ दिया, उसको कहां ले जाके समाप्त करें और कहां विड्रॉ करें, वो समझ नहीं पा रहे हैं। लगातार एक से एक पर एक गलतियां करते चले जा रहे हैं। वो कभी कोई स्टिंग, जिस स्टिंग का कोई महत्व नहीं रहता है उसकी बात करते हैं, वो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास जाने की बात करते हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे राज्यपाल जानता है कि आम लेकिन ये भी तो होता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सीधा जवाब आने की जगह हर बार कोई एक काउंटर अटैक आता है कि ये ऐसा है वो वैसा है। हम डे 1 से उस चीज को देख रहे हैं। विपिन जी, आप सिर्फ एक लाइन में जब से ये डिबेट चालू है पिछले 15 दिन से 15 स्टैंड आम आदमी पार्टी ने बदले। ऑपरेशन को ये मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, उस स्टिंग ऑपरेशन को देने बराबर भी अहमियत नहीं करी आम आदमी पार्टी। वो कह रही है कि ऐसा कुछ हमसे मांगे, हम मतलब सर्टिफिकेट आप देंगे, हर चीज को सर्टिफिकेट आप देंगे, कैसे कहा, हर चीज को। जनता की अदालत भी खत्म, देश की अदालत भी खत्म, सबको सर्टिफिकेट आप दीजिए। यदि सीएनबीसी आवाज की होती तो शायद हम मान लेते कि नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। वो स्टिंग ऑपरेशन किसी एजेंसी की होती तो उस पर हम चर्चा कर लेते। आपके द्वारा एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो विपक्ष में है नहीं, लेकिन चलिए वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसमें जो दिख रहे हैं उनको आपने गन पॉइंट पे वो ऑपरेशन करवा लिया है। आप शराब माफिया बोल रहा है कि 12 में से 6% खा गए। कौन इसकी प्रामाणिकता के बारे में बात करेगा कि नहीं, जो चीजें हैं वो सच है, वो तो जांच के घेरे में उसको दे दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं तो मानता हूँ कि और साक्ष्य मिल जाए सीबीआई को। चलिए ठीक है अब क्योंकि समय कम रहेगा। मुदित अग्रवाल कुछ कह रहे हैं काफी देर से। जी को मेरी याद तो आई, शुरू में 2 मिनट मेरे से बुलवाया तो उसके बाद अब फाइनली आपको मेरी याद आई, आपका धन्यवाद। देखिए संजीव कौशिक जी बार बार ये कह रहे थे कि हम ये करना, हमसे ये कहना है। ये हम में कौन आ गया? आप पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। आपकी जो लैंग्वेज थी वो ऐसी थी जैसे आप आज पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुझे तो लगा आप राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। बड़ी अजीब सी बात है। देखिए
बहुत सारे सवाल हैं जिनके आप पार्टी को जवाब देने चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जरूर बीजेपी का कब्जा है ईडी और सीबीआई में, अगर कब्जा नहीं होता तो इनके ऊपर तो रेड 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। देखिए जब से इन्होंने टेंडर पास किए थे तब से सवालिया निशान में थे ये लोग, लेकिन ईडी ने सीबीआई ने इन पे एक्शन नहीं लिया। तो जरूर ईडी सीबीआई पे भी प्रश्न बनता है कि इन्होंने 6 महीने डील क्यों दी सिसोदिया जी को, केजरीवाल जी को। ये सोचने वाली बात है। देखिए कोई भी इनका एक्शन हो, चाहे कोरोना के समय में जब दिल्ली में लोग मर रहे थे उस समय ये लिकर पॉलिसी बना रहे थे अपने दोस्तों के फेवर में, और दोस्तों का फायदा कैसे हो, 2 से 12% बढ़ाया, दोस्तों का फायदा हुआ। इन्होंने रिहायशी इलाकों में शराब बेचने को इजाजत दी, दोस्तों का फायदा हुआ। स्कूल के पास बेचने की इजाजत दी, दोस्तों का फायदा हुआ। ये इतना अपने दोस्तों के फायदे के लिए लग गए, चाहे राजस्व का नुकसान हो। तो ये तो क्लियर केस था करप्शन का शुरू से। अब तो जैसे 144 करोड़ की बात की, आज तक कोई जवाब नहीं मिलेगा उसका। 30 करोड़ ईएमडी वापस हो गई, कभी ईएमडी वापस नहीं होती, ईएमडी वापस कर दी 30 करोड़ का, उसका कोई जवाब नहीं है। जो गंभीर आरोप मारवा जी ने अपने वीडियो में लगाया, ये आके जवाब देना जी ये ठीक नहीं है। कहे हमने 2 से 12% नहीं किया, कहे हमने 144 करोड़ वापस नहीं किया। दिक्कत क्या है, आप पार्टी का कोई भी हो, चाहे उनके ऑफिशियल प्रवक्ता हो चाहे अनऑफिशियल प्रवक्ता, जैसे रवि जी और संजीव कौशिक जी यहाँ बैठे हैं, वो भी इन सवालों का जवाब ना देख के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सारे गोल पोस्ट जो केजरीवाल जी कहते थे मैं अपनाऊंगा जिंदगी में, इन्होंने सारे चेंज कर दिया। ना रवि जी को उससे कोई दिक्कत है, ना कौशिक साहब को उससे कोई दिक्कत है। खुद ही स्टिंग की बात करते थे, खुद ही कहते थे किसी पे भी चार्ज लगेगा सबसे पहले उसको रिजाइन करना। ठीक है सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। शिवंत आगे क्विकली, क्योंकि बहुत नैतिकता के आधार पे ये पूरी पार्टी खड़ी हुई है, लेकिन क्या जब उनके ऊपर आती है तो वो सिर्फ नैतिक आधार हट जाते हैं? हाँ, नैतिकता पर ही जवाब देते हैं ना। राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि यह तो मानना पड़ेगा कि इस देश में और दुनिया में और हिंदुस्तान में और दिल्ली में सरकार को शराब से राजस्व आता है, बहुत आता है। ठीक है, मान लेता हूं, तो ड्रग्स बिकवाना शुरू कर दें क्या अपने बच्चों से, उससे तो और भी ज्यादा राजस्व मिलेगा। शराब से राजस्व पूरे देश की सरकारों को आता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबली हम इन चीजों को मॉडरेट करके चलते हैं। अगर सड़क पर इस तरीके से शराब बहाओगे तो वो जो रिक्शे वाला, वो जो तमाम लोग, जो वो बच्चे सुबह से शाम तक कमाते हैं, रात को शराब पिएंगे 2-2 बोतल और महिलाओं को जाकर मारेंगे पीटेंगे। खैर वो तो वापस हो गई पॉलिसी, लेकिन ये कोई वजह नहीं हुई कि इस चीज से हमें बहुत ज्यादा रेम्यूनरेशंस मिलते हैं, बहुत ज्यादा राजस्व आता है तो हम उसको जबरदस्त बेचेंगे। सीधी सी बात है, करप्शन का केस है। हर बात पर रवि जी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया, इस बात पर मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तो फिर भैया डिबेट में आना भी जरूरी मत समझो, जवाब तो देना पड़ेगा। ये 1-to-1 इंटरव्यू तो चल नहीं रहा। मेरा मानना है गुजरात इलेक्शन छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, सिर्फ घोटाले पर जवाब दीजिए। 144 करोड़ पर तो एकदम चुप हो गए, ठीक है, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन इस वक्त देश की 2 बड़ी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है, जनता भी इसे देख रही है। डिबेट्स पे भी आप सब लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, दोनों तरफ से पॉइंट आते हैं, काउंटर होता है तो काउंटर अटैक आता है, और रोज नई चीजें खुल रही हैं। लेकिन हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ जरूर नजर आएगा। केजरीवाल साहब अगर कहते थे कि स्टिंग मुझे भेजिए, तो एक स्टिंग हुआ है, जरूर उस पर आप रिस्पॉन्स कीजिए। आपने एलजी पे आरोप लगाया, ठीक है, आप उसे कीजिए, और आपके पास अगर बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन रखें तो वो भी लेके आइए। बीजेपी के ऊपर जो बार बार आरोप लगते हैं, तो ठीक है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, अगर वो कुछ नहीं निकाल के ला पाती हैं तो भी बात अलग होगी, और निकाल के लाती हैं तो भी बात अलग होगी। लेकिन जो कुछ होगा आपके और हमारे सामने होगा। अब आगे इसमें और क्या होता है, कौन किससे डर रहा है, कौन किससे नहीं डर रहा है, क्या ये चुनावी स्टंट है, ये आप लोग यानी कि जनता भली भांति समझते हैं, तो उसी आधार पे चीजें होती हैं। आज ये डिबेट यहां तो खत्म हो रही है, लेकिन आए दिन इसमें कुछ नई चीजें आएंगी तो जरूर उनको लेकर आपके सामने आएंगे और उन्हीं बातों को रखेंगे जो रखनी चाहिए और जो तथ्य पर रखे। बहुत शुक्रिया आज आप सभी का यहां पर शामिल होने के लिए। नमस्कार।